हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस, फुल प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है जो पीटी के लिए होने वाले हैं। जो पब्लिकेशन है बहुत ही शानदार है, वो है यहाँ पे एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड, जाना माना पब्लिकेशन है, अच्छी यहाँ पे इसकी कंटेंट क्वालिटी रहती है। तो चलिए इसी के हम आज यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, तो इसी में से हम आपको 100 में 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पर ये होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना भी कंटेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आपके एग्जाम में आने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सिलेबस के आधारित ये पूरा का पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर नजर। सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते डैश ने हराया था। ठीक है, 1658 में एक बहादुरपुर के में युद्ध होता है। शाहजहाँ के दूसरे बेटे जो शाह शुजा थे को शाहजहाँ के पोते हराते हैं। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो शाहजहाँ के जो पोते हुआ करते थे वो कौन थे, उन्होंने इनको हराया था। तो वही आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। देखिएगा, आपका पीटी का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, तो उससे पहले आप जितनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली सुलेमान सिको। सुलेमान सिको ने हराया था। और शाहजहाँ के 4 बेटे हुआ करते थे, जो दारार, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ये नाम थे इनके, इनको भी याद रखेंगे। और जिसमें से शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिको ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, तो कहते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कि महाकाव्य जो है रामायण, उसमें भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की राजधानी थी। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी कौशल। कौशल की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, ये थी आपकी याद रखेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ है कि देखिएगा 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद यहाँ पर हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में देखें तो कहते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का वो हो जाएगा सी, यानी कि जो आपका बिंदुसार है ना, वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम तो क्या था, वो था बिंदुसार। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इतना ही तो पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अब प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। अब मुगल सम्राट जो थे उन्होंने शालीमार जो बाग हुआ करता उसका निर्माण कहाँ पे करा था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, बेसिकली कश्मीर, वहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कराया गया। किसने कराया? मुगल सम्राट जहांगीर ने। इसको भी याद रखनी एक बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो कहते हैं वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक, कौन सी वैदिक सभ्यता जो है ये डैश नदी के तट पर विकसित हुई। तो याद रखेंगे जो वैदिक सभ्यता है ना, वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, याद रखेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। और यहाँ पर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो ये सरस्वती नदी हो जाएगी। सबसे पवित्र नदी भी इसी के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक, जो गदर आंदोलन है इसके नेता कौन हुआ करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए, तो इसमें जो लाला हरदयाल हैं वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लाला हरदयाल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। गदर आंदोलन 1913 में आंदोलन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में मतलब इसके गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1913, ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा, अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे, वहाँ से अगर आप एक कोड अप्लाई करते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी इस बुक पे। इस बुक को आप ले सकते, और इसमें जो है ना आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, और 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो ये इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरी बुक को डिजाइन किया गया है। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे आपको मिल जाएगा, वरना नज़दीकी बुक स्टॉल से भी आप ये ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। ठीक है, एक महाराष्ट्र का महाड़ सत्याग्रह है, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया है, बेसिक किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। 1927 की ये बात है, ये आपका महाराष्ट्र की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा हमने रखा है, इसलिए क्योंकि प्रश्नों का लेवल जो है वो आपका कट ऑफ आएगा।
क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है 37 लाख लोग इस बार दे रहे हैं, ठीक है। तो अब कहते हैं कि यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग जो थे ना, ये अंतरिम सरकार में सम्मिलित कब हुई थी, उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू उसका नेतृत्व कर रहे थे, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे 24 अक्टूबर 1946, ठीक है। 24 अक्टूबर 1946 ये आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहते हैं 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब जो सीमा आयोग है ना, इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो अब देखिएगा 1947 की ये बात है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बेसिकली वो क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि रेड क्लिफ जो रेखा है ना, ये आप भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात है 17 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी थी, जो सर सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे तो हैं वह कौन राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल यात्रा की थी, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिएगा तो अब यहाँ पे 1983 की बात करें, पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे चंद्रशेखर, ठीक है। जो चंद्रशेखर थे ना राजनेता, 1983 में उन्होंने पद यात्रा प्रारंभ किया था, तो इसका उद्देश्य वगैरह आपको क्वेश्चन में पता चल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब क्या है, भूगोल के आपके 5 प्रश्न आने हैं, उसको देख लेते हैं। तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो द्वीपीय राज्य है उसका नाम आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेस्मेनिया या भी तस्मानिया, ठीक है। टेस्मेनिया भी इसको कहा जाता है और तस्मानिया भी इसको कहा जाता है, तो तस्मानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये एक द्वीपीय राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। गोदावरी नदी आप सभी लोग जानते हैं, तो इसके किनारे कौन सा शहर जो वो स्थित नहीं है, तो 12 का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवसारी जो शहर है ये गोदावरी किनारे स्थित नहीं है। अब नासिक की बात कर लीजिए, ठीक है। अब महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, निजामाबाद, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखे, कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीपों में स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हम बात कर रहे हैं, तो अब देखिएगा जो इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित किन देशों के निकटतम है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेसिकली क्या है 13 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि इंडोनेशिया के निकटतम में माना जाता है इंदिरा पॉइंट। देखिए अगर साउथ में जाते हैं ना, जैसे भारत है ना अपना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो इंडोनेशिया के आसपास ज़्यादा रहता है ये जो आपका पॉइंट रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, ठीक है। कर्क रेखा से सबसे दूर की बात करें, अब कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, आप इसका राइट आंसर हमको जल्दी से बताइएगा वरना मैं ही चलो बता देता हूँ। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 8 हैं। तो यहाँ पे जो सबसे दूर है ना कर्क रेखा जो सबसे दूर है वो कौन सा हो जाएगा, यानी भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर जिला है वो राजधानी है ना, वो सबसे दूर है, याद रखेंगे इन तीनों की अपेक्षा की अगर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। अब पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, ये एशिया की बात करें सिर्फ एशिया महाद्वीप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईरान जो है ना ये सबसे बड़ा उत्पादक है पेट्रोलियम का एशिया में अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था। जीएसटी में बोला गया किस राज्य कर को शामिल किया गया था, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा वो होता है यहाँ पे। देखिए अब जीएसटी है क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अगर, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट कर है, ठीक है। कौन सा है ये, इनडायरेक्ट कर है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी में बेसिकली क्या हुआ था, राज्य का जो चुंगी कर होता है ना, चुंगी कर, राज्य की जो चुंगी कर होता है उसको इसमें शामिल किया गया था, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा चुंगी। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जाता है।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा तो कहते हैं केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दी थी। अब जीएसटी का जो कानून है ना, इसको भारत के राष्ट्रपति ने सहमति कब दी थी, ये पूछा गया। तो 17 में देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 अप्रैल 2017 को ये राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी और 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा करी गई थी। अब जीएसटी की सिफारिश या फिर जो कहते हैं ना किस समिति के द्वारा जीएसटी का यहाँ पे लागू हुआ था अपने भारत में, तो वो कौन सा हो जाएगा 18 का राइट आंसर, वो जल्दी से आप बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका जीएसटी सिफारिश हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपकी जीएसटी जो परिषद है ना इसी ने यहाँ पर सिफारिश करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब जो आरबीआई है ना, आरबीआई मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को पता होना चाहिए कि जो 1935 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम गवर्नर कौन हुआ करते थे, सर आसवान स्मिथ। कौन थे प्रथम गवर्नर, सर आसवान स्मिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अब देखिएगा जितना भी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली यहाँ पे कहते हैं जो का बीएससी है ना, ठीक है, वो कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है। और एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पे, दलाल स्ट्रीट भी मुंबई में है और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बुलवेयर वाले सब के सब यहाँ पे मुंबई में स्थित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 में देखिए तो कहा गया कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। ठीक है, भारत का कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित रहता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य का मतलब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जो बिजनेस है, ठीक है, वो होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो विदेशी व्यापार नीति से संबंधित होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत के जो महान्यायवादी हैं ना, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में आपको इसको देखने को ये मिल जाता है। ठीक है, अब 22 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, यानी कि जो राष्ट्रपति है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है नियुक्ति का अधिकार, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। अब देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान रखता है, अब इसको हाथ से लिखा गया था। ठीक है, संविधान जो है पहले क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थी लेकिन इतना बढ़िया नहीं थी तो उसको हाथ से लिखा गया था। उनकी राइटिंग भी काफ़ी सुंदर निकल कर सामने आती है। अगर आप गूगल पर डालेंगे रियल पेज ऑफ भारतीय संविधान तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय मूल रूप संविधान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, वो हो जाएंगे प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजादा का लिखा गया। अब यहाँ पे देखिएगा संविधान सभा का जो पहला गठन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 20 है ना, अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करना। ठीक, ये हो जाएगा आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करना, यानी कि आपको बिना किसी वारंट के बिना किसी दोष के आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपको अधिकार है वारंट मतलब वो जानने का। ठीक है, आपको अधिकार है जानने का कि किस जुर्म में हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो अब कहते हैं ना कि राज्य को कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में है आपका। तो याद रखेंगे 25 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 6 वर्ष, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को यहाँ पे शिक्षा मुफ्त कराना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना जरूरी है, वरना क्या होता है माँ बाप भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते, वो भी दोषी करार दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कहते हैं साइंस के 5 प्रश्न आएंगे
तो महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है। जो महाधमनी है ना वो डैश के शीर्ष पे खत्म होती है, तो वो शुरू होती है, तो वो होती है यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, बेसिकली जो बायां आलिंद होता है, ठीक है। बायां आलिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। अब गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे लोहा है, लोहे पे यहाँ पे एक छोटी सी परत चढ़ा दी जाती है जिसके कारण उसमें जंग ना लगे। जैसे इंपॉर्टेंट कोई अगर उसका पार्ट है किसी मशीनरी का, तो उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। वो किया जाता है किस चीज़ का, वो होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 का बी जो होता है ना, उसकी एक चढ़ा दी जाती है ताकि उसका क्षरण रुक जाए, उसके जो जंग लग जाती है वो रुक जाए। तो इस प्रक्रिया का जो आविष्कार किया था वो किसके द्वारा किया गया, वो आविष्कार किया गया था 1837 में पेरिस के मोशिवर स्टैनिल सोरेल के द्वारा, ठीक है, मोशिवर स्टैनिल सोरेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, केमिस्ट्री का है, तो कहते हैं यहाँ पर कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज जो हैं के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए यहाँ पे 29 कहता है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है क्या, ठीक है। अब देखिए कोयला क्या होगा, अब लोहा सबसे अच्छा वो होगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी, और जो कोयला होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तब उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कहते हैं 80-90% मात्रा है तो सबसे अच्छा है लोहा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। क्या होगा, एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर। सबसे उच्च क्वालिटी का ये लोहा वो कोयला जो है ये माना जाता है, और सबसे निम्न कौन सा होता है, ये पीट होता है, ये आपको ऑप्शन में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, ठीक है। संघनन बहुलक का मतलब जो कंडेंसेशन हो जाता है जिनका, 30 में देखिएगा तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ए, ठीक है। पॉलिस्टर को अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए, ठीक, पॉलिस्टर को छोड़ दिया जाए तो आप देखिएगा जो आपका पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट ना, ये सब क्या हैं, ये आपके संघनन बहुलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे कहते हैं कि डोलू कुनीथा। अब 10 नंबर के आपका जनरल अवेयरनेस आना है, ठीक है, आता है जनरल अवेयरनेस आना है, ठीक है। और 10 नंबर के आपके करंट आनी है तो उनको भी देख लेते हैं। अब डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, याद रखेंगे डोलू कुनीथा। तो बेसिकली 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। क्या होगा, कर्नाटक होगा। देखिए यहाँ पे 100 में 100 आपको कराने वाले हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन का है, इसको आप मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बता दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा है कंटेंट, काफ़ी अच्छा, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से समझ भी जाएंगे, ठीक है। अब 100 में आप कितना अटेम्प्ट करेंगे वो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कल्पना चावला की जीवनी इसमें से कौन सी है और जिसके राइटर कौन है, जॉन पियर हैरिसन है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो बेसिकली यहाँ पे जाएगा ए, ठीक है। तो उनका है एज ऑफ टाइम, ठीक, एज ऑफ टाइम जो है वो किसकी जीवनी है, वो है कल्पना चावला की, जेन पीरे के द्वारा इसको लिखा गया है। याद रखेंगे कल्पना चावला का जो दुर्घटना में निधन हो गया था स्पेस वाले में, वो उसका नाम क्या था, कोलंबिया अंतरिक्ष शटल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत ही अच्छी ये थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है यार, ठीक है। अब जो पूसा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। पूसा जो है ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। आईसीआर भी आपका दिल्ली में है, ठीक, जितने भी रिलेटेड हैं कृषि से मैक्सिमम आपका दिल्ली में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौन सी पुस्तक है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई, वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक, क्या होगा। जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि जो फाइन बैलेंस है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइन बैलेंस यानी कि डी जो है वो रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई। अगले प्रश्न पे नजर डालिए, तो कहते हैं यहाँ पे कौन सी पुस्तक जो है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, ठीक। रोहिंटन मिस्त्री द्वारा पुस्तक जो लिखी गई उसका नाम क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे आ फाइन बैलेंस, क्या होगा, आ फाइन बैलेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस भारतीय ने
अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। ठीक है, कौन से भारतीय हैं जो अर्थशास्त्र में जिन्होंने नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन ने इस पुरस्कार को जीता है। नोबल पुरस्कार ये अर्थशास्त्री हुआ करते हैं। 1998 में इनको नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और नोबल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले में कहते हैं कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक है वह कौन सा है? ठीक है, भारतीय मुक्केबाज जो है ना उसके द्वारा जो शीर्षक लिखा गया है वो कौन सा हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर होगा आपने कि आपका बी। ठीक, क्या होगा? अनब्रेकेबल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये अनब्रेकेबल किसकी है आत्मकथा? तो वो हो जाएगी यहाँ पे MC मैरी कॉम। ये किसी वर्ल्ड चैंपियन है, 5 बार की, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगले में कहते हैं वेनेजुएला की राजधानी। अब राजधानी भी आपके सिलेबस में है तो ठीक है। तो वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थित है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। उसकी राजधानी जो है वो काराकस है। क्या हो जाएगा? काराकास हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र। मेखला चादर किस महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? तो 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसाम में जो महिलाएं हैं वो एक तरीके का यहाँ पर वस्त्र धारण करती हैं जिसको मेखला चादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? ठीक है, अब जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनके द्वारा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो था अमार सोनार, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अभी तो फिलहाल उसको शायद चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि जब रविंद्रनाथ टैगोर है ना उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखा। उनकी एक रचना गीतांजलि है जिसके लिए 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे गोरा है, नौका डूबी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, करंट के क्वेश्चनों को देख लेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? हांगकांग निवासियों के लिए ये वीज़ा शुरू किया गया है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों का सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि जो आपका गुजरात है, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, गुजरात है। यहाँ की ट्रेनों को यहाँ पर स्थायी रूप से जो है स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया, क्योंकि 107 साल पुरानी हुआ करती थी नैरो गेज, क्योंकि अब तो सब जगह ब्रॉड गेज चलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है बेसिकली वो हो जाएगा यहाँ पे 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जिस बार का उद्देश्य है ना, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लोगों का कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना रखा गया है। ठीक है, उद्देश्य ये। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण यहाँ पर राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू हुआ था? ठीक है, अब देखिएगा ये 16वां संस्करण की बात करें जो युद्धाभ्यास है तो वो किसके बीच होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, किसके दोस्त? भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पर ये होता है। इसको USA भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 45 में देखेंगे तो कहते हैं कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अब वायुसेना के जो मुख्यालय है ना, उस जो वायुसेना के बेसिकली जो महानिदेशक हैं वो किसे नियुक्त किया गया? वो हो जाएंगे यहाँ पर कौन से? वो हो जाएंगे एयर मार्शल यहाँ के JS बेदी। ठीक है, वायु सेना मुख्यालय की महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये करंट 1 फरवरी का है, शायद उसके बाद चेंज हो गए होंगे तो शायद मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। तो कहते हैं कि ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी
डफ एंड फेल्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग ने किसको भारत में सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान पर रखा गया। भारत के जो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं वो कौन सा है, सभी को पता है, ये हो जाएंगे विराट कोहली। विराट कोहली इसका राइट आंसर है। इनके पास यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो 23.77 करोड़ रुपए की जो डॉलर, अमेरिकी डॉलर की इसके पास ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। लिस्ट में दूसरा नाम जो है वो अक्षय कुमार का है इस लिस्ट में। ठीक, डफ एंड फेल्स के द्वारा जो जारी की गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, ये 81 वर्ष के थे और यहाँ पे इनका निधन हो गया, तो वो कौन से हो जाएगा, 47 का, वो हो जाएगा आपका द्विजेंद्र नारायण झा के द्वारा। ठीक है, द्विजेंद्र नारायण झा हैं, इनका जो है ये टपक गए हैं, बेसिकली इनकी मृत्यु हुई। तो याद रखेंगे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में चेयरमैन प्रोफेसर भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पे ये इतिहासकार है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत करी। ठीक है, एकीकृत पोर्टल जो है गोवर्धन योजना पर एक शुरुआत करी गई है। तो 48 का जो राइट आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरे प्राथमिकता की तरफ अपनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति जो है उसकी द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने % तक पर बरकरार रखा है। ठीक है, ये फरवरी की बात कर रहे हैं। अगर आपको पुराना करंट पूछेगा इस तरीके की, जैसे ये चेंज होती रहती है 3-3 महीने में, तो क्या होगा, ये आपको 5 फरवरी दे कर पूछेगा। तो 5 फरवरी को जो डेट थी वो कितना था, वो था यहाँ पे 10.5% इसने रखा, मतलब बरकरार रखा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये 21-22 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10.5% रखने की बात करी गई है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो 4%। ठीक है, 4 है, तो अभी तो ये बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का। तो कहते हैं अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, एक परमाणु नियंत्रण संधि है ना अमेरिका की, तो वो कितने साल के लिए बढ़ा दी गई। तो 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए सी। ठीक है, 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ये किसके किसके बीच है, अमेरिका और रूस के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो गए यहाँ पे पहले प्रश्न पे नजर डालिए तो कहते हैं मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन और बेचे गए कुल पेनों की संख्या में अनुपात 7:15 यहाँ पे दिया हुआ। तो विक्रेता द्वारा मंगलवार को बेचे गए अच्छे पेनों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मंगलवार की बात कर लेंगे तो इसमें जो टोटल है ना ये 75 है। ठीक है, 70 से ऊपर है ना, तो ये टोटल 75 इसकी वैल्यू है यहाँ पर, यानी 75 पेन इसमें बेचे गए। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है ना कि अच्छे और बुरे पेन, ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा अगर हम 15-7 कर लेंगे, ठीक है, 15 माइनस अगर हम 7 कर लेंगे और यहाँ पे अपान में 15 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 आपको अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखिएगा बोला गया है कि मंगलवार को बेचे गए अच्छे पेनों की संख्या। ठीक है, अब खराब पेन यहाँ पे कितने हैं, खराब पेन 7 हैं, तो 15 टोटल है। 15 में से 7 निकाल देंगे तो हमको अच्छे पेन मिल जाएंगे और टोटल संख्या कितनी है हमारी 75 है। ठीक है, अभी हो गया। अब 15 से हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15×5 75 हो जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, तो 8×5 हो जाएगा कितना, 8×5 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 पे नजर डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि ग्राफ आपको साइड में दिख रहा होगा। तो शनिवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या बुधवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या से 40% अधिक है। ठीक है, कुल संख्या से बोल रहा है कि 40% अधिक है। शुक्रवार और शनिवार को एक साथ बेचे गए पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पूछेगा। तो शनिवार को बेचे गए पेनों की संख्या कितनी है, शनिवार को अगर आप देखेंगे ग्राफ में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कुल संख्या जो बुधवार को बेचे गए पेनों की संख्या का 40% है। अब बुधवार देख लेंगे कितना है। ठीक है, अब उसका 40% बोला है तो 140% हम इसका निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 100 हो जाएगा अपॉन में, और गुणे में यहाँ पे 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 42। ठीक है, ये हमारा 42 आ गया।
ये अब 42 आ गया शुक्रवार का, ठीक है। अब कहते हैं कि शनिवार को बेचे गए पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 42 प्लस यहाँ पे हम कितना कर देंगे, ये हम कर देंगे 50, ठीक है। 42 प्लस 50 कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 50 50 करने पे वो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में कहते हैं कि सोमवार और मंगलवार को एक साथ बेचे गए पेनों की कुल संख्या और गुरुवार और शुक्रवार को एक साथ बेचे गए पेनों की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, बोला गया, ठीक है। सोमवार और मंगलवार अब सोमवार और मंगलवार को यहाँ पे देख लेंगे। तो सोमवार को कितना आपकी जनसंख्या थी, मतलब कितने पेन बेचे गए, जो आपका सोमवार उसको 25 बेचे गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मंगलवार को हमने पहले देख रखा है 75 बेचे गए, तो ये टोटल हो गया इधर। अब फिर कहता है गुरुवार और शुक्रवार, अब गुरुवार का कितना है आप देख सकते हैं, अंतर का मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो गुरुवार की संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पे हो जाएगी 45 प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगी शुक्रवार की, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे जोड़ करके क्या दे लेंगे, हम इसको माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 95 हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, यानी कि इनका अंतर जो 5 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 में क्या कहते हैं कि मंगलवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या रविवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या से 25% अधिक है। तो मंगलवार को कितनी बेचे गई थी, मंगलवार के यहाँ पे देखिए, अगर हमें ट्यूजडे लिखे तो मंगलवार को 75 है, तो इसमें बोला कि रविवार को बेचे गए पेनों की संख्या 25% है। अब 25% है मतलब क्या है, 75 में अगर हम 25% निकाल देंगे, कहते हैं ना 25% ज़्यादा, 75 का 25% इसमें निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे बोला गया कि रविवार का आ जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि रविवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या अधिक है, यानी कि मंगलवार को अधिक बोला गया है। तो 75 को अगर यहाँ पे देखिए 125, ये 125 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 100, फिर यहाँ पे काट लेंगे इसको तो 60 आ जाएगा। यानी कि क्या बोला, ट्यूसडे को तो 75 था और रविवार को कितना आएगा, रविवार को यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। रविवार को कितना बेचा गया, 60 पेन बेचा गया, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया 55 में देखिए कि गुरुवार को बेचे गए कुल पेनों में 20% नीली स्याही है, ठीक है। गुरुवार को बेचे गए 20% नीली स्याही के पेन हैं और शेष 25% लाल स्याही के पेन हैं और शेष काली स्याही के पेन थे। तो गुरुवार को बेचे गए नीली और काली स्याही के पेनों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो आप क्या परसेंटेज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, अब गुरुवार की अगर यहाँ पे बात कर लेंगे तो अभी आप अगर उसमें देखेंगे तो गुरुवार में आपको कितना देखने को मिलता है, 45 देखने को मिलता है, ठीक। कितना, गुरुवार को आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, थर्सडे लिख देते हैं ना, थर्सडे। तो गुरुवार को 45 पर देखने को मिलता है, तो उसमें बोलता है कि 20% न्यायालय की, तो इसका अगर हम 20% देखेंगे तो कितना हो जाएगा 45 का, ये 20% हम इसका निकालेंगे क्योंकि 20% जो नीली स्याही के थे तो वो 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे गुरुवार को बेचेंगे लाल स्याही के, अब लाल स्याही निकालेंगे तो कैसे, ये 25% बोला शेष है ना, तो 45 में से अगर हम यहाँ पे 9 निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम उसका 25% निकाल, 45 में से 9 निकालेंगे 36 हो जाएगा। अब 36 का हम फिर से क्या करेंगे, 25% निकाल देंगे, तो ये देखिए 25 चौके 4, 4 9 या 36 जगह फिर 9 आ जाएगा, यानी कि इसका भी 9 आ जाएगा। अब फिर बोला गया काली स्याही के पेन थे, ठीक है। बाकी जो बोलते हैं काली स्याही के पेन थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 माइनस 9 फिर से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे उसी का निकालना है, तो ये 75 अब यहाँ पे निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि 75 क्यों निकालेंगे, क्योंकि बाकी बचा, उसने बोला है ना कि बाकी बचा है, तो ये 75 निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल 27 आ जाएगा, ठीक है। ये 27 आ जाएगा तो कितना आएगा, 9 9 27, ठीक है। तो अब सभी को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इन दोनों तो यहाँ पूछा क्या है पहले ये देखिए, तो पूछा है नीली और काली को, तो नीली और काली का सिर्फ जोड़ेंगे तो नीली का कितना है, 9 है, काली का 27 है, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 56 से 60 की बात कर लीजिए, ठीक है। 56 से 60 देख लें तो इसमें आपको एक पाई चार्ट दिया हो, तो टोटल मजदूर यहाँ पे इसको आप ध्यान रखना जरूरी है। तो ये टोटल मजदूर 900 हैं और यहाँ पे ए का परसेंटेज इतना है, सी का इतना है, बी का यहाँ पे इतना परसेंटेज है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अधिकारी और मजदूर का अनुपात भी आपको यहाँ पर अलग दे रखा है ए बी में, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो बोला गया कि कंपनी ए में मजदूरों की कुल संख्या और बी सी में एक साथ मजदूरों की कुल संख्या
संख्या में अंतर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये बोला गया है आपको इसमें यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। कंपनी ए में मजदूरों की कुल संख्या और कंपनी बी सी में एक साथ मजदूरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम देखेगा कंपनी ए के पहले मजदूरों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 900 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना है यहाँ पे 900 दिया हुआ है, ठीक है। अब 900 है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ए में मजदूरों की संख्या कितनी है, ठीक है। मजदूरों की कुल संख्या और कंपनी बी सी के मजदूरों की कुल संख्या की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 900 बटा हम 100 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुणे में हम क्या कर लेंगे, गुणे में हम यहाँ पे इसका परसेंटेज देख लेंगे। तो क्या होगा, ये 44% था, ठीक है, ये 44 है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 24 है। फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे 32, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही निकाले हैं, तो ए हमारा 32 जो है इसको माइनस कर, क्योंकि 900 हमने जो पहले देख रखा था वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 36 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में भी यही सीन है। तो इसमें बोला गया ना कि कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने अधिक है, ठीक है। कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने अधिक है, ठीक है। अब देखिएगा, तो कंपनी हम यहाँ पे अगर बी के निकालें तो क्या हो जाएगा, आप इसको ग्राफ में देखिएगा तो बी का परसेंटेज कितना है, 44% आपको दिया हुआ है, ठीक है। बी का परसेंटेज है यहाँ पर 44% आपको यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में आप अनुपात भी देखते रहिएगा। तो बी का अनुपात कितना है, यहाँ पर 1:18 दिया हुआ है। तो बी की हम पहले बात कर लें, पहले यहाँ पे हम बी की बात कर लेते हैं इस साइड में। तो बी में देखिएगा तो क्या हो जाए, 900 तो टोटल है। तो 900 का अगर हम 44% निकालेंगे, ठीक है, 900 का हम 44% निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक अनुपात जो दिया हुआ है ना 19, अब देखिए एक अनुपात 18 दिया हुआ है। तो टोटल कितना होगा, 19 हो जाएगा, 19/18 हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे कर्मचारियों को निकाल रहे हैं तो मजदूर को नीचे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 19/18 हो जाएगा ये, ठीक है, 19/18 हो जाएगा। अब इसी तरीके से बोला गया सी, इनका अंतर बोला तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं। अब सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, 900 गुणे में 24/100 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 13 बटा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा 418 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन 234 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 184 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि कंपनी ए में अधिकारियों की कुल संख्या कंपनी बी में अधिकारियों की संख्या से कितनी कम है। ए में अधिकारियों की संख्या हम निकाल लेंगे, ठीक है। ए में अधिकारियों की संख्या हम निकालेंगे 58 में, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 900 है, सभी को पता है, ठीक है। टोटल 900 है और यहाँ पे आपको 32/100 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का जो है वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए आपको दी होगी 32%, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि हमको क्या निकालना है, अनुपात देख के निकालना है। तो ए में अनुपात कितना है, 1:16 है। तो क्या हो जाएगा, 1/16 हम रख देंगे, क्योंकि इस समय क्या हम निकाल लें, इस समय निकाल लें यहाँ पर आपका ए की वैल्यू, अधिकारियों का अनुपात 1 था तो अपॉन में 16 रख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, माइनस फिर से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बी का भी निकालना है। तो बी की वैल्यू कितनी है आपको, देख 44/100 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा 1/18 कर लेंगे, क्योंकि बी में आपका अनुपात 1:18 दे रखा है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 18 - 22 होगा, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 4। अब इसको 4 आएगा तो इसको धनात्मक हम मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो 49 में कहते हैं कि कंपनी ए सी में एक साथ मजदूरों की कुल संख्या और कंपनी ए सी में एक साथ अधिकारियों की कुल संख्या के बीच अनुपात बताना है, ठीक है। ये अनुपात आपको बताना है, ए सी में मजदूरों की कुल संख्या का अधिकारियों की संख्या से अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम करने वाले हैं, यानी कि 900 गुणे कर लेंगे कितना, ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमको, यहाँ पे दे रखी है 32%, अपॉन में 100 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे ना मजदूरों की निकालना है, मजदूर कितने हैं यहाँ पर आपको
दे रखा है 1:16 में मजदूर दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आप देखिए 16/17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे जोड़ भी लगेगा, टोटल में से निकालना है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम सी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब सी का भी निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये 24 दे रखी है, 24/100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18/19 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इधर आ जाएगा 252, और ये अनुपात में है, ठीक, माइनस नहीं, ये अनुपात में रहेगा। तो ये हो जाएगा, ये आपका अनुपात हो गया, ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। इधर तो इसको काट भी सकते हैं, तो 18 14 कट जाएगा, 14 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 14:1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आप लास्ट देखिए इसका, तो कहते हैं यहाँ पे 60 में कि कंपनी डी में अधिकारियों और मजदूरों की कुल संख्या कंपनी सी में अधिकारियों और मजदूरों की कुल संख्या से क्रमशः 50% और 25% अधिक है, तो कंपनी डी में कर्मचारियों की कुल संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कंपनी डी का जो यहाँ पे संख्या है वो एक्स हो जाएगी, एक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स हमने मान लिया, तो अब देखिएगा बारी बारी से वही प्रोसीजर करने वाले हैं। तो 900 में से हम क्या करेंगे, इसका देखिए 24% निकाल लेंगे, ठीक है, 24% हो जाएगा। फिर इसी का कहते हैं ना 25%, ये अधिक भी बोला है तो 125% निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात कर लेंगे सी की, बात करें सी में भी देखिएगा तो हो जाएगा 900 और गुड़े 24/100 गुड़े यहाँ पे 150%, क्योंकि 50% की बात कर रहे हैं, ये हो गया ना। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ है आपके लिए, तो कोई बात नहीं है, 270 हो जाएगा इधर, अब प्लस में हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 297, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो चलिए इसके मैथ के 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो कहते हैं कि पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है समांतर माध्य का, n+1/2, ठीक है, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले में इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 567 + 1 हो जाएगा, अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 568 हो जाएगा, और अपॉन में 2, यानी कि इसको ऐसे हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ठीक है, होगा 284 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन कहता है 63 में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीटी में, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, कौन सी संख्या जो है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें ये बोला गया है। तो आप इसको तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप डी देखेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप इसको भाग विधि से निकाल भी सकते हैं, जो भाग विधि नहीं होती है इस तरीके से वाली, ठीक है, वर्ग निकालने वाली ऐसे वाली, इससे आप निकाल भी सकते हैं। तो डी आपका हो जाएगा, इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, तो कहते हैं किसी संख्या और उसके चौथाई के बीच का अंतर 60 है, ठीक है, किसी संख्या और उसके चौथाई का बीच का अंतर 60 है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर हम जैसे बता रहे वैसे कर लीजिए। तो क्या होगा, किसी संख्या की बात करें उसके चौथाई के बीच का अंतर 60 है, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है, मान लीजिए वह संख्या जो है एक्स है। फिर कहते हैं यहाँ पर कि उसके 2/4, अब एक्स का 2/4 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको 2/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स का 2/4, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि उसके बीच का अंतर दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ आपको, x - 24x = 60 दिया हुआ, ठीक है, यही तो होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कहते हैं यहाँ पे 2x × 5x के अंत में 5 होता तो x का मान कितना होता है, ठीक है, बोला गया इसके अंत में अगर 5 होता तो x का मान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ये दोनों सेम है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि x का मान कितना होता अगर अंत में 5 होता, तो ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे x का मान कोई भी रखने पर अंत में 5 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब x की अगर कोई भी वैल्यू रख देंगे, x = यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, x = यहाँ पे 2 रख के देख लीजिए, 3 रख ले लीजिए, 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे 1 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पर 5 किसी में नहीं आएगा, यानी कि इकाई अंक 5 आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 10 है, ठीक है। 10 को अगर 1 से करेंगे ना तो 10 आएगा, 10 को अगर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, सब में 0 आएगा, 5 किसी में नहीं आएगा, तो क्या होगा, x का कोई मान नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। तो मैथ के भी हमारे 5 प्रश्न हल हो गए। अब चलते हैं अगली ओर।
चलिए अब हिंदी गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 2 गद्यांश आपके आएंगे 5-5 नंबर के, और 5 नंबर के आपकी जो है हिंदी ग्रामर आएगी। तो छोटा सा एक गद्यांश है, बहुत पिद्दू सा, तो आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश अगर आप छोड़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते, तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हुए हैं। तो ये था, ये 4 लाइन आप और पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अब कहा गया कि दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते हैं, तो इस वाक्य का निहितार्थ क्या है। तो 66 में क्या हो जाएगा, इस वाक्य का इन्होंने निहितार्थ पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमने अभी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में कहा गया कि डैश अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, इस वाक्य का निहितार्थ क्या है। ठीक है, चांदी की परत को उतार दो अपनी आंखों पे लगी हुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों, घटनाओं को देखिए कि अगर चांदी की परत आप उतार देंगे तो। क्वेश्चन नंबर अगला जो कहता है कि स्वयं को देखने लगते हो का निहितार्थ क्या है। ठीक है, स्वयं को देखने लगते हो, इसका निहितार्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 68 का, वो हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि आपका हमारी सोच का स्व केंद्रित होना, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमने पढ़ा इसमें, तो कहते हैं चांदी का लेप हमें क्या नहीं देखने देता। तो हमने छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें चांदी का जो लेप है ना, वो हमें देखने क्या नहीं देता, वो देखने ये नहीं देता है कि जीवन संसार की वास्तविकता को। ठीक है, जीवन और संसार की वास्तविकता को हमसे दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहते हैं कि कांच शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है, तो कांच शब्द के लिए जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है, तो वो आपको बताना है। तो 70 का जो राइट आंसर है वो होगा साधारण। अब देखिए जिसकी विशेषता बताई जाए वो बेसिकली यहाँ पे आता है विशेषण, मतलब जो जो शब्द भी किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण। अब कांच की विशेषता क्या बता रहा है कि वो साधारण कांच है, तो क्या हो जाएगा, साधारण इसका विशेषण हो जाएगा। अब चलिए 71 से 75 में एक और पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, मोर के सिर की कलगी सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो पढ़ लिया होगा। इस चलिए होता है, तो कहते हैं यहाँ पे कि बंकिम का तात्पर्य क्या है। ठीक है, बंकिंग का जो तात्पर्य है ना वो होता है टेढ़ा से। क्या होता है, टेढ़ा, याद रखेंगे टेढ़ा इसका राइट आंसर। ये तो आपको पैराग्राफ में देखने को मिला। फिर कहते हैं मंथर गति होती है। ठीक है, जो मंथर है ना वो गति होती है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंथर जो होता है ना कि क्या मंथरा बनी घूम रही, मतलब क्या है बहुत धीमे गति से काम क्यों कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में यहाँ पे कहा गया कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो क्या है। ठीक है, जो गद्यांश इसमें एक दिया गया है वो प्रस्तुत गद्यांश है क्या, ये एक शब्द चित्र है। ठीक है, हमने इसको पढ़ा तो हमें पता चला कि ये शब्द चित्र है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि चुने हुए शब्दों में किसी घटना या बात किए जाने वाला सजीव वर्णन या चित्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं रंजित का तात्पर्य क्या है। तो रंजित बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है शोभायुक्त। ठीक है, शोभायुक्त मतलब बहुत जो शोभनीय हो, जो आँखों के लिए प्रिय हो, उसी लिए कहा जाता है ना कि ये शोभायुक्त यानी कि रंजित वस्तु है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75, तो कहते हैं किसकी क्रियाओं में सुकुमारता व सौंदर्य था। ठीक है, किसकी क्रियाओं में सुकुमारता और सौंदर्य था। तो 75 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे ए। किसके में था, वो था मोर की क्रियाओं में। अब देखिए चलते हैं 5 प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर के आने हैं। तो इसमें कहते हैं कि वयोवृद्ध का संधि विग्रह क्या है। ठीक है, जो वयोवृद्ध है ना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका डी वाला, यानी कि वयोवृद्ध। इसमें क्या विसर्ग संधि होगी। ठीक है, क्या होगा, इसमें विसर्ग संधि होती है। क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे तो कहते हैं फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जो फूल है ना इसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा एक तो सुमन इसी का पर्यायवाची है, पुष्प इसी का है, कुसुम भी इसी का है, लेकिन तनुजा जो है ना ये आपका पर्यायवाची नहीं होता। तनुजा बेसिकली किस चीज़ का होता है, इसका मतलब होता है कन्या या फिर पुत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, यानी कि जो विकल्प दिया है इसमें कौन सा एक विलोम नहीं, ये पूछा गया है। तो 78 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक तो सृष्टि का प्रलय तो सही है, फिर अस्त का उदय होता है, जड़ का चेतन होता है, लेकिन क्रम का जो है अनुक्रम नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्रम का क्या होता है, बेसिकली अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन या फिर क्रमहीनता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो। पीछे पीछे जो चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पे अनुगामी। ठीक है, क्या होगा, अनुगामी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप कहेंगे अनुगामी तो पता चल गया पीछे पीछे चलता है। अब अनुचर क्या होता है, अनुचर होता है ना जो आपका जो आपके पीछे चलता है, मतलब
पीछे पीछे चलने वाला मतलब क्या होता है, वो अनुगामी कहलाता है, जैसे आप किसी के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। और आपके पीछे चलने वाला अनुचर हो जाता है, ठीक है। अनुवर्ती क्या होता है, अनुसरण करने वाला। अनुसरण मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आप कार्य करें तो उसी कार्य को वो दोहराता है तो अनुसरण हो जाएगा। फिर पीछे यानी योग्य जो होता है वो अनुगमनी होता है। चारों देखिएगा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको क्लियर रखेंगे। यहाँ पे 80 में कहा गया कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। 80 जो है इसमें कहा गया कि पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो 80 में ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका संविधान जो है ना वो होता है, बाकी पुलिस होती है, हड़ताल होती है, सरकार होती है। तो हड़ताल अच्छी है, सरकार अच्छी है, पुलिस अच्छी होती है, और संविधान अच्छा होता है। किसी भी तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं अपने वाक्य में यूज करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगले देख लेते हैं, क्योंकि जनरल इंग्लिश 5 नंबर आपके एग्जाम में आनी है तो इसमें देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर एक तो आपका एक्टिव पैसिव दिया हुआ है, क्योंकि अब एक्टिव पैसिव में क्या हो जाएगा वो देखिए। 81 कहता है यहाँ पर क्या आपके लिए कि इसमें आपका जो पैसिव है वो क्या होगा, ठीक है। तो कहते हैं इसमें जो पैसिव वॉइस है वो है क्या। तो देखिएगा पैसिव वाई आपका डी हो जाएगा, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क, ठीक है। पैसिव वाई का अगर आप नियम जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं फिल द इन द गैप विद अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी, ठीक है। अपने आप ऑक्सिलरी भरना है। तो 82 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या होगा, दैट सो टायर्ड दैट ही कुड स्केरली स्टैंड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस इनटू असर्टेन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा आप पहले कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 83 का सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा। तो आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर अगले में आपको एक पैसेज दिया गया है, इंग्लिश का पैसेज भी देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए ये छोटा सा पैसेज है, इसको पढ़ सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा पैसेज आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आई होप इसको आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन और स्टेप एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर पोजीशन। कहते हैं ऑथर की पोजीशन को डेवलप करने के लिए कौन सा स्टेप एसेंशियल था। तो कहते क्या होगा 84 में, क्योंकि ये पैसेज में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। तो हो जाएगा बी, यानी कि द विल टू सर्वाइव ऑफ क्रीचर इज आइडेंटिफाइड विद डिजायर फॉर पीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा यहाँ पे कि द ऑथर प्रिज्यूम दैट एनिमल आर। ऑथर क्या करता है, प्रिज्यूम करता है कि एनिमल क्या होते हैं। तो 85 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर, वो कहता है कि इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कहता है ना कि जो जानवर होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उनके पास भी फीलिंग होती हैं, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। अब 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आने हैं, इसको भी देख लीजिएगा। तो बहुत ही आसान है ये। तो कहते हैं यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को बिलिम्स कहा जाता है, बिलिम्स को फूल कहा जाता है, फूल को पत्थर कहा जाता है, पत्थर गुब्बारा कहा जाता है, गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कलियाँ खिल के क्या बनती हैं, ये आपको बताना है। तो बेसिकली फूल को पत्थर कहा जा रहा है, तो कलियाँ जो होती हैं, फूल ये होता है बेसिकली एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, पत्थर ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस इसमें कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको जो देखने को मिलता है, जो बोला गया है, सिर्फ आपको वही देखना है, ठीक। इसके अलावा कुछ देखेंगे तो आप आंसर गलत कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं यहाँ पर कि 5 शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से 4 किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अलग कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका अर्धव्यर्थ दे रखा है, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार, संगोष्ठी, अर्धस्वर्ग, ये आपको दे रखे हैं। तो इसमें जो अलग है ना वो कौन सा हो जाएगा, तो वो दोस्तों देखिए वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सेमिनार, ठीक है। सेमिनार हो जाएगा अलग यहाँ पर। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेमिनार को छोड़ करके सभी जो है ना वो आधे को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि अर्ध है, जैसे आधा ये, आधा ये, आधा ये इसको छोड़ करके ये सब आधे को दिखाते हैं। सेमीफाइनल का मतलब कहता है आधा ही होता है, फाइनल पूरा होता है, सेमीफाइनल आधा होता है। तो संगोष्ठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फुल चीज़ को दिखाता है, कोई भी चीज़ अगर फुल है उसको दिखाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में यहाँ पे पी प्लस क्यू का अर्थ यहाँ पे पी क्यू की बहन दे रखा है, पी यहाँ पे इतना रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। तो इसमें बेसिकली जो पूछा गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या पूछा गया है, पूछा इसमें यह गया है कि ए डी की चाची, मामी, ताई, बुआ और फूफा और मौसी हैं, ठीक है। ए डी की चाची, मामी, ताई, बुआ, फौसी, फूफी, मौसी हैं। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको एक बार पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे कि हमारा मौसी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं, तो ऑप्शन अगर सी को हम देखें, ऑप्शन सी को अगर यहाँ पे ट्री डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस बी है मतलब क्या है, जो ए है वो बी की बहन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए जो है चलिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, तो ए जो है ना वो क्या हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा फिर कहते हैं कि ना बी भाग सी ये क्या दर्शाता था, ये माँ को दर्शाता था, तो बी यहाँ पे सी हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माँ हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है कि सी और डी का बताया, सी और डी का दर्शाता था, ये भाई है सी का, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इस अगर देखें तो ए डी का क्या होगा, ए और डी में डिफरेंस क्या, ये मतलब क्या होगा, तो इनकी माँ की बहन है, इसकी मौसी तो कहलाएगी ना, डी के माँ की बहन जो है मौसी कहलाएगी, तो यही आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो ये कथन निष्कर्ष वाले हैं, तो बहुत आसान होते हैं। कथन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ये पढ़ लीजिए। तो कहते हैं कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं। ऐसा लग रहा है ये तो अभी का कोई प्रश्न छाप दिया है, छोटे बजट की फिल्में लगातार बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो इसका ये आपको कथन है। अब इसमें निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कहता है कि सितारों को चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री को कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। फिर यहाँ पे दूसरा कहता है कि बड़े सितारों के चयन का कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष जो निकलता है सिर्फ वह निकले, यानी कि वो अपनी कहानी पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो किसी बड़े हीरो को ज़्यादा जोर नहीं देते, इसीलिए यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बढ़िया कारोबार करने का जो वजह है वो यही है, तो दूसरा वजह नहीं है। ठीक है, क्या होगा, आपका अनुसरण केवल वह ए करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको यहाँ पे कथन दिया हुआ है, 2 तर्क दिए हुए हैं। चलिए, कहता है कि क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे कथन 1 में देख, कहते हैं कि सड़कों पर जो गतिरोधक है ना उनको गैर कानूनी, जो आपके स्पीड ब्रेकर होते हैं, गैर कानूनी घोषित किया जाना। अब तर्क यहाँ पे समझिएगा। तो तर्क कहते हैं कि नहीं, वाहन की गति करने के लिए गतिरोध से एक सरल साधन है। हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या होगा, दोनों कथन यहाँ पे मजबूत हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये तो गति करने में सहायक होते ही हैं, और कुछ लोग रात में नहीं देखते जिसके कारण एक्सीडेंट हुए। ऐसा मुद्दा कई बार उठा भी है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे रीजनिंग के भी 5% कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, 90 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगी तालिका। ठीक है, 90 से 100 के बीच में हम तालिका कराने वाले हैं, तो इनको देख लीजिएगा। अच्छे प्रश्न होते हैं, ये भी आपके 10 नंबर के एग्जाम में आने हैं। तो ये देखिएगा, एक इसका स्टोर का नाम दे रखा है, इधर से आपको यहाँ पे ये आपको डेज दे रखे हैं। ठीक है, इन सबको कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 91 में कि मंगलवार को स्टोर आर द्वारा बेची गई गेंदों की संख्या मंगलवार को स्टोर यू द्वारा बेची गई गेंदों की संख्या का कितना % है। ठीक है, अब यहाँ पे गेंदे बेची बात करें तो आर द्वारा, आर यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा। तो कहते हैं आर द्वारा बेची गई गेंदों की संख्या मंगलवार को स्टोर यू द्वारा बेची गई। ठीक है, मंगलवार को स्टोर बेची गई। अब यहाँ पे देखिएगा, मंगलवार की हम बात कर लेंगे तो मंगलवार में कितना है, हमको 20 वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब यू में हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, यू में मिल रही है 16 मिल रही है, क्योंकि यू से ही हमको यहाँ पे इसका % निकालना है। तो कहता है कि यू द्वारा बेची गई गेंदों की संख्या का कितना % है। तो यह देखिए कितना आसान हो जाए। तो 20 और -16 कितना, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 बटे हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस निकालना है, 16 के ऊपर निकालना है, क्योंकि यू द्वारा बेची गई, तो यू के ऊपर निकालना है, तो ये हो जाएगा अपान में 100। अब इसको आराम से काट दें, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 25%। ठीक है, 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में यहाँ पे कहते हैं कि स्टोर टी द्वारा मंगलवार को बुधवार को बेची गई कुल गेंदों की संख्या और स्टोर यू द्वारा शनिवार को बेची गई गेंदों की संख्या के बीच कितना अंतर था, ये बोला गया है 92 में। 92 में देखिएगा तो मंगलवार और बुधवार को स्टोर टी द्वारा, ठीक है, मंगलवार और बुधवार को स्टोर टी द्वारा, आप देख सकते हैं ग्राफ में आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है कि मंगलवार को यहाँ पे कितना बेचा गया, यहाँ पे 22 बेचा गया। ठीक है, 22 बेचा गया है।
फिर यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कहते हैं कि बुधवार को टी द्वारा कितना बेचा गया, ये 12 बेचा गया। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 34 बेचा गया। ठीक है, टोटल अगर 34 बेचा गया है। फिर कहते हैं कि शनिवार को स्टोर द्वारा बेची गई गेंदों की कुल संख्या कितनी है। अब शनिवार को बेची गई कुल संख्या आप ग्राफ में देखेंगे तो कितना है, 24 हो जाएगी। ठीक है, ये 24 है, तो 24 अगर 34 में से निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इन संख्याओं के बीच का अंतर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपको तालिका साइड में लगी हुई है। ठीक है, कहते हैं स्टोर बी द्वारा शुक्रवार को बेची गई गेंदों की संख्या स्टोर एस द्वारा टी द्वारा शुक्रवार को बेची गई कुल गेंदों की संख्या का 50% थी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम शुक्रवार की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, तो एस के द्वारा और यहाँ पे टी के, ठीक है, एस प्लस टी हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, दोनों को यहाँ पे कुल बोला गया तो कुल में दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब एस में कितना बेचा गया, आप अगर तालिका में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 दिख रहा है आपको। फिर टी में 16 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। टोटल हो गया 42। कहते हैं कुल गेंदों का 50% थी, ये बोला गया कुल गेंदों का 50% थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, 42 का 50% तो बोल रहा है, ये 42 का ही 50% बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखोगे यहाँ पर ये दो चीज़, तो ये आपका ये कटेगा, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा तो फिर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 दूना 42। तो क्या हो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डी। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं कि स्टोर क्यू द्वारा बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को बेची गई गेंदों की औसत संख्या कितनी है। तो ये तो बहुत ही आसान होता है, औसत निकालना तो बहुत आसान था। अब बुधवार को यहाँ पे देखिए कितना होता है, बुधवार को कितना है, बुधवार को है 25 बेचा गया। फिर यहाँ पे गुरुवार को कितना बेचा गया, गुरुवार को 12 बेचा गया। फिर यहाँ पे शुक्रवार को कितना बेचा गया, 14 बेचा गया। अब सबको जोड़ करके कितना है, टोटल 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो सबको जोड़ लिया, यहाँ पे 51 आ गया। अपन 3 में कर लेंगे तो क्या हो जाए, 17 आती है, 51 हो गया 17 आपका राइट आंसर, ये आपका औसत आ गया। ठीक है, ये 95 में देखिए तो कहते हैं आर और एस द्वारा गुरुवार को बेची गई कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, आर और एस द्वारा देखिएगा, आर और एस द्वारा कुल संख्या। अब आर एस तो एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आर और एस द्वारा, तो आर प्लस एस कितना है यहाँ पे, तो आर के द्वारा कितना बेचा गया है, जल्दी से देखिए तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये 18 है और ये 24 है एस। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे ये एक सेकेंड कोई दिक्कत, आर और एस की हम देखने थे, हमने दूसरा देख दिया। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये आर की है यहाँ पे 28 है, फिर यहाँ पे एस की कितनी है 32 वैल्यू है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगी, ये 32 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो कहते हैं कि इन्हीं स्टोरों द्वारा शनिवार को बेची गई। अब शनिवार को जो बेची गई है उसी डेज में देखना, आर और एस में शनिवार के सापेक्ष में देखना। ये तो हमने गुरुवार के सापेक्ष में देखा, अब शनिवार में देखेंगे तालिका में क्या होगा, 18 है और फिर यहाँ पे ये 24 है, तो टोटल कितना हो जाए 42 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात है, अनुपात कैसे निकालते हैं, 60:40 42 यहाँ पे दे रखा है कि नहीं देखा। अब इसको जितना काटना है काट दीजिए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10:7 आ जाएगा, क्या होगा 10 इसको पहले 2 से काटिए, मतलब ऐसे काट लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में आपको सारणी देखने में मिलती है 96 से 100 तक का, क्या है 96 से 100 तक को आपको 5 प्रश्न और देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे शहर एक्स दे रखा है और शहर वाई यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, शहर एक्स यहाँ पे दे रखा है, शहर वाई आपको यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे करना क्या है देखिएगा, तो एक यहाँ पे आपको देख सकते हैं डैश दे रखा है, ये दे रखा है, ये रखा है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। अब इससे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको करा देते हैं। तो 96 चलिए देख लेते हैं।